PYQ का मैंने यूज़ करा कि मैंने पहले तो 10 साल के जो भी क्वेश्चंस होते थे मैं एनालाइज करे कि व्हाट क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग रिपीटेड, और मैंने एक लिस्ट बनाई थी दैट आई मेड इन ऑल द 3 मेंस व्हिच आई गिव। मैं एक लिस्ट बनाता था कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हमेशा रिपीट हो ही रहे हैं, ठीक है, और उनको मैं एक बार लिख के रख देता था ताकि जब लास्ट 5 डेज में रिवीजन करूं तो आई शुड फोकस कि ये वाले टॉपिक तो हो नहीं करने चाहिए, क्योंकि और उस पर मैं टिक लगाता जाता था। जैसे मुझे आपने भी एक वो कोड्स दिए थे, करंट अफेयर दिए थे, थिंकर्स की डेफिनेशन दी थी, तो वो मैं इंक्लूड करने की कोशिश करता था पेपर 3। ठीक है, उसका भी मैंने जो अपना मुझे जो मैं सारी पढ़ नहीं पाता था तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी आई यूज्ड टू राइट इन माय ओन। AS2 का आंसर आपका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव दिख रहा है इंट्रोडक्शन में। देन प्रोविजंस ऑफ AS2 इनिशियल रिकॉग्निशन। हाँ, ये क्योंकि मैंने पढ़े हुए थे वैसे। हाँ, डायग्रामेटिक बनाया हुआ है। बट ये भी मेरा थोड़ा सा बिगनिंग वाला था, लाइक आई यूज्ड टू इंक्रीज। फिर मैंने बाद में ये भी आपने न्यूमेरिकल का भी एग्जांपल हाँ, तो बाद में मैं सोच लेता था कि मुझे क्या कुछ दिखाना है। आई मेड इट मोर कंडेंस कि मुझे ये कुछ दिखाना है और इसको इम्प्रूव करना है। So hello and welcome everyone. We have with us Mr. Jayant Karm. He has secured rank 64 in the Civil Service Examination 2025, and before this also he got selected in UPSC Civil Service Examination 2023 in the reserve list, and he got second rank in the reserve list in 2023. Jayant has Commerce and Accountancy as an optional, and he has secured one of the top marks in 2023. He secured 285 marks, and this time in 2025 he has secured 267 marks. We will discuss with Jayant about his complete strategy of Commerce and Accountancy optional. He has joined the test series and mentorship program with Didemy IAS. He has been associated with since 2023. In 2025 he used the Didemy IAS test series and value addition program and overall mentorship and guidance. So we will discuss all these things going forward. Now, to start with, we have one structured set of questions which we are going to take. These questions are based on the frequently asked questions by the aspirant. जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं, चाहे वो सोर्सेज को लेकर के हो, चाहे वो टेस्ट को लेकर के हो, आंसर राइटिंग को लेकर के हो, करंट अफेयर्स को लेकर के हो, कैसे स्टार्ट करें, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन को हमने इस सेशन में कवर करने की कोशिश की है। तो पर्पस इज टू मेक इट फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड कीप इट एज मच एज पॉसिबल एजुकेशनल. सो जयंत, congratulations. Thank you, sir. On your success. Thank you, sir. So Jayant has secured rank 64 as we have already discussed, and the good thing is that he has done with the full-time job. So full-time job के साथ में 2 बार सिलेक्शन लेना, this is not easy. So जयंत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, what has been your journey so far in attempts, some ups and downs you want to share, और आपने वर्किंग प्रोफेशनल की तरह कैसे हिम्मत जुटाई तैयारी करने की? So first of all, this was my 5th attempt जिसमें मेरी 64 रैंक आई है. So I have written 3 mains and given 3 interviews. 2022, 2023 and 25 में आपने मेंस दिया है. मैंने तीनों बार इंटरव्यू दिया आपने, राइट. तो मेंस में मेरा सक्सेस रेट 100% रहा है, राइट. बट ऑल्दो इन प्रीलिम्स 2021 एंड 2024 आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स. सो ये मेरे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं कि इवन सिलेक्शन के बाद 23 की मेरा 24 में प्रीलिम नहीं क्लियर हुआ. तो दिस हाईलाइट की कितनी अनसर्टेनिटी रहती है राइट प्रीलिम्स में. तो इन 21 में इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स. ठीक है, तो वो थोड़ा सा मोरल को ब्रेक करता है, तो उसमें थोड़ा सा. और हमेशा मैं आई कैन से इन यूपीएससी जर्नी मैं हमेशा प्रीलिम से ही सबसे ज्यादा डरता हूँ. ठीक है, कि प्रीलिम्स क्योंकि इट्स अ टोटली अनएक्सपेक्टेड, क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं, और देयर इज अ वास्ट सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स. तो इट वाज द मोस्ट फियर्ड स्टेप इन यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर मी. ठीक है, तो यही रहा है. और मेरी जर्नी हमेशा ऐसे रही है कि मुझे हमेशा था कि मुझे आई हैव टू प्रिपेयर विद माय जॉब. ठीक है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. तो मैंने सीए करी, उसके बाद आपने सीए की, सीए में भी यू हैड रैंक? यस सर, सीए में मेरा तीनों स्टेप्स में रैंक आया, 636 39 रैंक आया मेरा. तो उसको सीए करने के बाद आई वाज इन द जॉब, और फिर ही मैंने सोचा कि आई शुड प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज बिकॉज आई वांट वास्ट कैनवस टू वर्क. ठीक है, तो फिर मैंने अपना जो मेरी जर्नी थी ये सिविल सर्विस की स्टार्ट हुई. बट कभी मैंने ये नहीं सोचा कि आई वुड लीव माई जॉब एंड प्रिपेयर फुल टाइम, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि देयर शुड बी अ बैकअप. ठीक है, बैकअप ऑल्सो, एंड बिकॉज
इट्स अ लॉन्ग जर्नी, अनसर्टेनिटी भी है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और आपको मुझे लगता है कि घर पे बैठ के पूरा प्रिपेयर कर रहे हो तो आई ऑलवेज वांट कि मेरा माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहे चीजों से, ठीक है, बिकॉज आफ्टर द लाइक स्टडी के बाद भी कुछ ना कुछ करने को हो जी, तो इसलिए मैंने हमेशा अपना, लेकिन चैलेंजिंग है बिकॉज हैड टू लाइक आई वाज वर्किंग द प्राइवेट सेक्टर, सो मेरा 7 बजे तक तो इन द कहाँ पे जॉब की है? पीडब्ल्यूसी में जॉब So किया I have worked in PwC, I have worked in OYO, I worked in Airtel and Zomato also. और आपने हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की भी आपको जॉब मिली थी? हाँ जी, आपने शायद ज्वाइन कुछ समय के लिए की थी शायद? हाँ, वो मैंने कुछ समय के लिए बीच में ज्वाइन करा था, बट सिविल सर्विस का हरियाणा तो PCS यानी कि फुल टाइम जॉब, और वो भी कंप्लीट प्राइवेट सेक्टर वाला जो है? हाँ जी सर, राइट। तो 7 o'clock उसके बाद मेरी पढ़ाई करता था मैं सिविल सर्विस की, तो आई यूज टू स्पेयर 6 to 7 hours डेली, ठीक है, ताकि मैं पढ़ सकूं। आई यूज टू स्लीप लेट, मुझे होता है कि रात को मेरी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, तो आई यूज टू स्लीप लेट, तो वो पढ़ता था, और दिन में मैं अपना ट्राई करता था कि जितने करंट अफेयर्स जो मुझे पढ़ने हैं दैट आई कुड कवर इन ऑफिस टाइम में। हाँ, ऑफिस टाइम और मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तो वो मैं ट्राई करता था कि मेरे करंट अफेयर्स आई शुड कवर इन द मॉर्निंग, एंड बाकी जो मुझे रिवाइज करना है, आई हैव टू रीड द स्टैटिक, दैट आई यूज्ड टू रीड इन द लेट इवनिंग। राइट। और वीकेंड्स को फुल्ली आप यूज करते होंगे, सैटरडे संडे को भी? हाँ जी, वंडरफुल। व्हाई यूपीएससी कीप्स ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें हल्का सा बस हम डिस्कशन करेंगे कि अभी यूपीएससी चेयरमैन श्री अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने एक इंटरेक्शन किया था बेसिकली दूरदर्शन पे, तो ही टोल्ड कि ऑप्शनल क्यों ज़रूरी है, और वहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि ऑप्शनल की हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ऑप्शनल इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट एंड डेप्थ ऑफ एनालिटिकल स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। GS में वी आर मोर concerned about familiarity, superficial familiarity, interlinking and all, but optional में हमें डेप्थ चाहिए होती है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चॉइस करना भी बहुत रेलिवेंट हो जाता है जब हम इस तरह की बात करते हैं। सो आपसे क्वेश्चन मेरा है कि व्हाई कॉमर्स ऑप्शनल? डेफिनेटली नेचुरल चॉइस है आपके लिए, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में प्रोज एंड कॉन्स भी आपने सोचे होंगे। सो व्हाट वेंट इनसाइड योर माइंडसेट, प्लीज टेल इन डिटेल। सर बेसिकली रीजन फॉर चूजिंग कॉमर्स वाज, एक तो मेरा स्पेशलाइजेशन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन थी, ठीक है, और जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरा, तो आई वाज थिंकिंग कि आई हैव टू रीड अ न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी और सब्जेक्ट, तो आई हैव टू रीड अ न्यू सब्जेक्ट, ऑल्दो इट कैन हेल्प मी इन जीएस सम ऑफ द सब्जेक्ट, बट मुझे आई हैड टू रीड अ कंप्लीट न्यू सब्जेक्ट, एंड आई थॉट कि आई हैव रिसेंटली बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो that is a natural progression which I will have if I take the commerce option, and my knowledge I have a specialization in the commerce, to being a chartered accountant, that would be helpful. That is the thinking which I had. Even though I had not analyzed the syllabus in much detail. बस आपने देखा होगा कि पेपर 1 तो हमारा पूरा, हाँ, because paper 1 is completely with the commerce background. Even the second also, there is some of the topics which are there in the commerce, or in the plus 1 plus 2 which we take in the commerce. So that thing I saw, and on that basis I have chosen the commerce as an option. Right. And my advice to others also would be that ki you should select a subject based on your own experiences, instead of going what others says, like in subject which you have comfortable, or which in which you have done the graduation. I think that is the natural thing which I think the person should choose. Right. बहुत सही आपने बात बोली कि किसी नए सब्जेक्ट को लेना, उसमें फिर जीरो से प्रिपरेशन करना, और उन लोगों से कॉम्पीट करना जो लोग उस सब्जेक्ट को ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, उनसे बेटर है कि अपने ऑप्शनल में मेहनत करें, अपने खुद के सब्जेक्ट में मेहनत करें। फाइन। रिसोर्सेज, तो एक स्टार्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन की होती है, शुड वी गो फॉर ग्रेजुएशन बुक्स, कुछ लोगों ने सीए प्रिपरेशन की होती है, तो क्या सीए के मटेरियल पर रिलाई करें, स्पेशली सीए इंटरमीडिएट या सी में इंटरमीडिएट का मटेरियल जो है वो काफ़ी यूपीएससी सिलेबस से मैच करता है। और थर्ड होते हैं कोचिंग नोट्स। तो तीनों में से आपको क्या लगता है कि मतलब क्या अप्रोच आपके लिए वर्क किया? सर सीए की बुक्स तो मेरे काम ज़्यादा आई नहीं है, बिकॉज सीए बहुत इन डेप्थ में जो आई डोंट थिंक सो कि हमें कॉमर्स ऑप्शनल के लिए चाहिए होती है, जो ज़्यादातर सिलेबस है, ठीक है। और इवन ग्रेजुएशन की बुक्स कैन बी हेल्पफुल, क्योंकि ग्रेजुएशन का काफ़ी हद तक जो होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, दैट कैन बी यूज। अगर किसी ने रेगुलर ग्रेजुएशन की है, लाइक किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है या किसी और भी यूनिवर्सिटी से की है, और उन्होंने कोई बुक्स वहाँ पर यूज़ की, तो शायद वो तो काम वो डेफिनेटली आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर पर्सपेक्टिव काफ़ी थ्योरेटिकल भी होता है। हाँ, और कोचिंग नोट्स मैंने जैसे प्रिपेयर करा था, मतलब आई
did my self study. तो कोचिंग नोट्स I didn't have much of the coaching notes. तो मैंने खुद ही अपने नोट्स बनाए थे. Although मैंने कुछ ओपन जो सोर्स मटेरियल होता है I referred that. तो उसके बेस पे I made my own notes. ठीक है. And I made a one register. ठीक है. तो I can share a strategy कि मैंने अपना एक रजिस्टर बनाया था जो मेरा तीनों मेंस के अटेम्प्ट में मेरा काम आया. फॉर एंटायर कॉमर्स आई रिटन लाइक हमेशा बोला जाता है कि यू शुड राइट टेक्निकल वर्ड्स इन द कॉमर्स इन द ऑप्शनल कीवर्ड्स यू हैव टू राइट. तो मैंने हमेशा हेडिंग्स जो हम यूज करते हैं तो आई मेड अ रजिस्टर जिसमें मैंने सारी थ्योरी सबका जो मुझे लगता था आई पुट ऑल थिंग्स इन वन रजिस्टर. ठीक है. दैट रजिस्टर्ड आई रेफर टिल लास्ट जो मेरा 2025 में भी मेरा ऑप्शनल कॉमर्स. और वो रजिस्टर मैंने ऐसा बनाया था कि आई कैन रीड इट इन 5 days. जो हमारा जीएस के पेपर के बाद जो हमारा होता है उसमें आई शुड रीड दैट न्यूज रजिस्टर. तो मैंने तीनों मेंस में वही दोनों पेपर को एक सिंगल रजिस्टर में कितने पेज का रजिस्टर रहा होगा? सो वो एक मोटा 200-300 पेजेस का रजिस्टर है बट उसमें इतना कंसाइज लिखा हुआ है कि आई कैन रीड इट इन द 5 days. और आपने फर्स्ट जब मेंस दिया था 2022 में उसी समय पे आपने बनाया था? ये मैंने 2022 का जब मैंने फर्स्ट मेंस दिया था बिकॉज उस टाइम पे मैं आई फेस अ चैलेंज कि जब मैंने फर्स्ट रीडिंग पूरे सिलेबस की कर ली आफ्टर प्रीलिम्स. ठीक है. तो आई कुडंट रिमेंबर एवरीथिंग. ठीक है. तो मुझे था कि यार नेक्स्ट जब मुझे नेक्स्ट रीडिंग करनी है आई कुडंट रेफर द पूरी एंटायर study material that will take long time. So I had to make a register so that my second revision would be done in short period. तो ये आपने प्रीलिम्स के बाद बनाया था? हाँ जी सर. प्रीलिम्स के बाद फर्स्ट रिवीजन जब मैं कर रहा था साथ साथ मैंने बनाया था ताकि मैं सेकंड रिवीजन 5-6 दिनों में कर सकूं. ठीक है. वही फिर मैंने जब मेरा जीएस के पेपर के बाद जब मेरा बीच में एक वीक का टाइम होता है उसी टाइम पे मैंने थर्ड रिवीजन भी उसी रजिस्टर से करी और उसी में मैंने कुछ एडिशन जो मुझे लग रहा था करना है उन्हें सेकंड जब रिवीजन करी उसमें एडिशन भी करे क्योंकि मुझे जो मैं टेस्ट पेपर लिखता था उसमें लगता था क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है बट मैंने इंक्लूड नहीं करे. आई शुड इंक्लूड दैट. तो फिर उसके बेस पे मेरा फर्स्ट मेंस के बाद ये काफी चैलेंजिंग भी होता है नोट्स बनाना क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये भी होता है कि हम पूरी टॉपिक को उतार देते हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं या कई बार कुछ लिमिटेड चीजें लिखते हैं फिर बाकी चीजें नहीं लिख पाते हैं क्योंकि शॉर्ट स्पेस होता है. तो आपका अप्रोच क्या था नोट्स बनाने का? मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आपने नोट्स बनाए सारे टॉपिक्स के. जब मेरा हमेशा से अप्रोच यही रहा है कि मेरे सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए रजिस्टर में. आई शुड नॉट लीव एनीथिंग बिकॉज एग्जाम इज टोटली अनसर्टेन यू कैन नॉट लीव एनी क्वेश्चन. ठीक है. इन पेपर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे डार्क ट्रेड्स कुछ भी आ सकता है. ठीक है. इट इज बीइंग आस्क्ड. ठीक है. और वी कैन नॉट प्रेडिक्ट क्या पूछा जाएगा और वी कांट अफोर्ड टू लीव. तो मेरा होता था कि सारा कुछ जो भी मेरा स्टडी मटेरियल में है आई शुड मेक स्मॉल नोट्स चाहे उसके लिए जगह थोड़ी कम लिखी जाए बट शुड बी बिकॉज if I could remember ना कि क्वेश्चन आया तो I could remember something about that. I could write that. फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है अपनी. I could write 1 or 2 pages for that. So my entire approach was कि everything should be covered in that register. ठीक है. And it should be done doable in 5 days. तो ये काफी बड़ी एक रिसोर्स है आपके लिए. Yes, जो आपने सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में भी यूज की. सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में तो फिर आपने उसमें वैल्यू एडिशन किया होगा सेम रजिस्टर में. यस सर. तो वो रजिस्टर आई कुड रिमेंबर आई हैव रेड ऑलमोस्ट 15-20 टाइम्स बिकॉज वो रजिस्टर मैंने क्योंकि मैंने रिवीजन के टाइम भी यूज करा. ठीक है. और इवन 23 में आई स्टार्टेड विद दैट रजिस्टर ओनली बिकॉज एक बार मैंने वो सारा रजिस्टर पढ़ लिया तो आई हैव रिवाइज्ड एंटायर सिलेबस. आपका टाइम सेव हुआ होगा. टाइम सेव हुआ तो फिर उसके बाद आई कैन डायरेक्टली जंप इनटू राइटिंग आंसर्स. तो ये था मेरा अप्रोच. राइट. सो आपने बता ही दिया ऑप्शनल आपने रजिस्टर प्रिपेयर किया था. नाउ कमिंग टू पेपर 1. पेपर 1 में सेक्शन ए सेक्शन बी. सेक्शन बी इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट. सेक्शन 1 इज कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग. तो दोनों के बीच में आपका क्या अप्रोच था? सर मेरा हमेशा अप्रोच रहा है कि आई शुड अटेम्प्ट मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स. ठीक है. दोनों पेपर्स में दोनों सेक्शंस में आई ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट कि जैसे हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं बड़े वाले तो आई ऑलवेज ट्राई कि I should attempt maximum numericals. उसका पीछे क्या लॉजिक था न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने उसका लॉजिक ये था एक तो I was comfortable with the numericals. Second, if you know the numerical, it will save your time. ठीक है. हाँ अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है. राइट. And third is I think in the theoretical answer giving marks is difficult for the checker. And I think if the entire numerical is correct, you can score higher marks. Right. हमें मेमोराइज भी करने की जरूरत नहीं है और हो सकता है थ्योरी में कुछ पॉइंट छूट भी जाए. In 23, I think I recall, like I scored 150 marks. Yes. In the GS1, paper 1 optional. Paper 1. Okay. I could score higher marks because I attempted maximum numericals in that. Because I think all numericals went right, and that led to the higher marks. Right. Yes. तो न्यूमेरिकल में आप प्रैक्टिस क्या करते थे? लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
कुछ ओपन रिसोर्सेज भी यूज़ करते थे आप, एक्स्ट्रा कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते थे? सर न्यूमेरिकल्स का मैंने आई हैव एनालाइज्ड ऑल दी लाइक 10 years PYQ. I can recall that कि some of the topics are repeated in the optional in the commerce. Like कुछ जैसे द एंट्रीज फॉर द शेयर अकाउंटिंग, शेयर बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन आता है, हाँ, वो एंट्रीज हो गई, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड. तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एंटायर PYQs एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एंड आल्सो आई ट्राई टू राइट फुल लेंथ्स, राइट, ठीक है. तो उससे आई कुड प्रिपेयर फॉर ऑल द न्यूमेरिकल, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बेसिकली, ठीक है. एंड मोर ओवर आई थिंक द ओनली न्यूमेरिकल्स एंड नंबर्स आर चेंज्ड, mostly the same, 1-2 points are added, although all the things are और same. अगर कोई नया पैटर्न आता भी है तो हम उसको चॉइस में एलिमिनेट कर सकते हैं. If there is any new pattern, then we can't predict anything, ठीक है. बाकी उसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं based on PYQs एंड जो फुल लेंथ टेस्ट और जो भी आप टेस्ट सीरीज लेते हो उसमें आई थिंक ऑल द न्यूमेरिकल, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर कवर्ड. तो वही मैं प्रैक्टिस करता था. तो आई थिंक वो प्रैक्टिस से ही थोड़ा सा आपकी इंप्रूवमेंट और कैलकुलेशन इंप्रूव होती है उससे. और जैसे आप सीए बैकग्राउंड से आते हैं, सीए बैकग्राउंड वालों का थोड़ा थ्योरी का हल्का कई बार वीकनेस रह जाती है. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? सर थ्योरी का मेरा थोड़ा वीकनेस हमेशा से रहा है, ठीक है. तो थ्योरी को मैं इंप्रूव करने के लिए ऑलवेज, जैसे मैं टेस्ट देता था, आपको भी एक दो बार मैंने जब भी भेजा है टेस्ट, तो आपसे जो भी फीडबैक आया, ट्राई टू इंक्रीज दैट, इम्प्लीमेंट दैट. कि जैसे मेरे आई यूज्ड टू राइट GS टाइप ऑफ आंसर्स इन द ऑप्शनल आल्सो, ठीक है. तो उसको मैं इंप्रूव करने के लिए थोड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज करे, एग्जांपल्स नोट करी, करंट अफेयर्स, दिस टाइम मैंने करंट अफेयर्स और एग्जांपल्स नोट करी. तो शुड आई इंप्रूव माय थ्योरी, तो उसमें थोड़े से चार्ट्स ऐड करे. तो ऑन दैट बेसिस ओनली आई प्रिपेयर्ड फॉर द थ्योरी. सो यू आर आल्सो फोकस्ड ऑन द थ्योरी प्रॉपर्ली. फाइन. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी, अप्रोच टू थ्योरी भी डिस्कस कर चुके हैं. टैक्सेशन एक थोड़ा ये हमेशा रहता है कि शुड वी डू थ्योरी न्यूमेरिकल बोथ, और टैक्सेशन में इज इट वर्थ स्पेंडिंग इनफ टाइम? तो व्हाट इज योर अप्रोच? सर मेरी बेसिक तो एक हर सब्जेक्ट में, हर चीज में यही अप्रोच रही है कि आई कांट लीव एनीथिंग, ठीक है. इवन चाहे मतलब मैनी सजेस्टेड में कि यू कैन लीव न्यूमेरिकल्स इन टैक्सेशन, यू कैन लीव थ्योरी इन टैक्सेशन, यू कैन लीव एंटायर टैक्सेशन आल्सो, ठीक है. इट विल कॉस्ट यू वन एंड बट माय अप्रोच इज इन ऑल द पेपर्स लाइक आई कांट लीव एनीथिंग बिकॉज exam is totally uncertain. Like I can't predict it 20 marks जैसे इस बार 2025 में वैट वर्सेस सर्विस टैक्स बहुत लंबे समय के बाद में रिपीट हुआ था. तो I used to prepare entirely for taxes also. Like I used to first of all I used to cover the theory, then I used to practice the numerical also. Like entire book, all the numericals I practiced. In whenever I used to do my first revision, I used to do complete book, entire numerical theories. मैं कुछ भी छोड़ता नहीं होता था टैक्सेशन में भी, ठीक है. उससे क्या होता था, एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कुछ छोड़ा होता है तो ऐसा हो जाता है ना, यार ये बड़ा क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, बट विल डू. तो और कई बार ऐसा भी होता है न्यूमेरिकल का दूसरा नहीं आ रहा आपको, तो टैक्सेशन का ही आ रहा है, राइट. तो यू शुड बी एबल टू डू. और टैक्सेशन में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें तो कुछ ही एरियाज हैं जो बहुत रिपीटिव होते हैं. एक बिजनेस प्रोफेशन का कैलकुलेशन इनकम की एंड एक हाउस प्रॉपर्टी की, दे आर द रिपीटिंग द सेम थिंग. और कभी कभी कैपिटल गेन्स, ठीक है. ये 3-4 चीजें ही हैं जो रिपीट हो रही हैं और दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है. इफ यू प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चन फॉर द PGBP एंड 1 क्वेश्चन फॉर कैपिटल गेन एंड 1 क्वेश्चन फॉर 2 क्वेश्चन फॉर द सैलरी, यू कैन डू एंटायर. आपने 2025 में कौन से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने न्यूमेरिकल्स आई कांट रिमेंबर दैट. ओके फाइन. यूज ऑफ PYQ, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, क्या मतलब किस तरह से यूज किया आपने उसको? सर PYQ का मैंने यूज करा कि मैंने पहले तो 10 साल के जो भी क्वेश्चंस होते थे मैं एनालाइज करे कि व्हाट क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग रिपीटेड, और मैंने एक लिस्ट बनाई थी दैट आई मेड इन ऑल द 3 मेंस व्हिच आई गिव. मैं एक लिस्ट बनाता था कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हमेशा रिपीट हो ही रहे हैं, ठीक है. और उनको मैं एक बार लिख के रख लेता था ताकि जब लास्ट 5 डेज में रिवीजन करूं तो आई शुड फोकस कि ये वाले टॉपिक तो हो नहीं चाहिए, क्योंकि और उस पर मैं टिक लगाता जाता था जैसे जैसे तो होते रहते. और वी कैन सी कि कुछ टॉपिक्स ना रिपीट हो रहे हैं कि एक साल ये आएगा, अगले साल ये आएगा, दूसरा फिर से रिपीट होगा. तो हमेशा मैं ऐसे 10 साल के एनालाइज करके देख लेता था कि यार ये वाला इस बार लाइकली है. जैसे मुझे लग रहा था कि हाउस प्रॉपर्टी का इस बार कैलकुलेशन कैपिटल गेन्स की या फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेशन आ सकती है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी ऐसे होता है, तो फाइनेंशियल में इसमें भी हो सकता है. तो बेसिकली तो वही है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ही है, 5-6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है. तो वही लिख के रख लो, वही इससे अच्छा कि हम लास्ट 5 दिनों में
पूरा सब कुछ 100% पे पूरा फोकस करें, वो 5 चीजों पे तो अच्छे से फोकस करें ताकि उसको कवर होना चाहिए उसको। मतलब आपने सब कुछ कवर किया, जैसे आपने बताया, आपने कुछ छोड़ा भी नहीं, लेकिन सब कुछ कवर करते हुए भी आपने उसको प्रिसाइजली फोकस किया कि यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग व्हिच इज मोर लाइकली टू रिपीट। जो रिपीट होने वाला उस पे ज्यादा फोकस, ठीक है, वो इन एनी केस वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी पे थोड़ा सा फोकस रहेगा कि किसी भी केस में मुझे पूरा क्वेश्चन तो कभी भी ना छोड़ना पड़े, हाँ, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई चीज जो आने की मुझे लाइकली लग रहा है वो आई कुड राइट बेटर। फाइन। कोई टॉपिक आपने इग्नोर किया हो? सर टॉपिक तो मैंने आपने कोई मना कोई कर दिया। नहीं, कोई नहीं इग्नोर करते। पेपर वन करंट अफेयर्स, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं। और इस बार अगर हम देखें तो कई बार से हम एक चीज पैटर्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो पूरा FMI बेस्ड होता है। तो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर दिस? सर मेरी हमेशा अप्रोच रही है कि आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर अ लॉट। व्हिच न्यूज़पेपर? सर आई यूज्ड टू रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड इकोनॉमिक टाइम आल्सो, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो? यस, मैं पूरे 5 साल मैंने न्यूज़पेपर डेली पढ़ा है, ठीक है। व्हाट वाज योर अप्रोच, बिकॉज़ इट इज नॉट सो इजी? सर मेरा अप्रोच यही रहती कि कितना समय देते थे, क्या देखते थे ऑफिस का जितना टाइम है, जब मुझे टाइम मिलता था, लाइक पीपल यूज्ड टू आस्क मी ड्यूरिंग द ऑफिस, दे नो कि क्या व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग, why are you continuously watching your phone whenever you get time, even the lunch break also you are watching your phone, even in the break whatever, whenever you get the time you are watching. I used to read newspaper in my phone, ठीक है, फोन में टैब में I used to read my newspaper. तो मेरा अप्रोच यही रहती थी कि सुबह से लेकर शाम तक जब मैं ऑफिस हूँ तो मेरे दोनों न्यूज़पेपर कवर होने चाहिए। तो वो मैं अच्छे से न्यूज़पेपर जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ता था। और आप ऑप्शनली ऑप्शनल के लिए क्या अप्रोच रखते थे कि आप उसमें से नोट्स बनाते थे या टॉपिक से लिंक करते थे, क्या मतलब कैसे उसको एग्जाम तक कैरी कैसे करते थे? सर मैंने हमेशा नोट्स खुद बनाया न्यूज़पेपर से भी। तो मैंने क्या करा था इन दी 2025 व्हाट आई डिड कि आई मेड 3 नोटबुक्स, ठीक है। एक में जीएस के करंट अफेयर आई यूज्ड टू अकोमुलेट, एक में मैं कॉमर्स के अपने जो भी मुझे लगता था कि डेली लिखते थे, डेली लिखता था, ठीक है। और एक मैं इसमें एसए की जो भी मुझे एग्जांपल्स लगती थी आई यूज्ड टू नोट दैट। तो न्यूज़पेपर से भी जो भी मुझे अच्छा लगता था आई यूज्ड टू राइट इन बाय, आई हैव केप्ट स्मॉल डायरीज फॉर दैट। आई हैव हैबिट ऑफ राइटिंग इंस्टेड ऑफ बिग रजिस्टर्स फॉर द माय हैंड नोट्स, स्मॉल डायरीज, राइट। तो उसमें मैं लिखता जाता था। तो आई यूज्ड टू आई अकोमुलेटेड। ऑफिस में लिख देते थे? हाँ सर, मतलब रखा हुआ था मैंने, तो मैंने आई यूज्ड टू राइट दैट, ठीक है। तो फिर मैंने छोटी छोटी डायरीज बना ली थी 3-4, उसमें मेरे सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। आई यूज्ड टू रीड दैट, 1-2 बार रीडिंग मैं दे देता था उसको एग्जाम से, मेंस के एग्जाम से पहले। और उसमें उसको फिर अपने टेस्ट में भी इनकॉर्पोरेट करना? यस सर, फिर वो एग्जांपल्स को मैं जहां मुझे लगता था कि, और एक तो मुझे रिकॉल हो ही जाती थी ज्यादातर जहां मुझे क्वेश्चन पड़ता था, बिकॉज आई हैव रिटन बाय माय हैंड, राइट, ठीक है। तो जो मैं लिखता था तो फिर मैं एग्जांपल में भी यूज कर लेता था और टेस्ट में भी यूज कर लेता, तो उससे फिर मैं याद रह ही जाती। लेकिन ये चीज़ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। सो आप क्या ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकते हैं? एक हमने फाइनेंशियल मार्केट्स का लास्ट में कुछ मटेरियल रिलीज किया था, आपने यूज किया था उसको? सर मैं वो भी रीड करता था, बिकॉज जो भी मुझे अकोमुलेटेड मिल जाता था तो वो आई यूज टू रीड दैट ऑल्सो, ताकि कुछ एग्जाम्पल या कुछ चीज जो मिस हो रही है तो वो मैं कवर कर लेता था उससे भी। और वो भी है कि उसमें थोड़े से वर्ड्स मुझे टेक्निकली मिल जाते थे, तो आई यूज टू राइट दैट। और जो करंट अफेयर्स ज्यादातर जीएस में भी यूज हो सकता है, ठीक है। बट कॉमर्स के लिए कुछ जैसे एग्जाम्पल्स आपने लास्ट में मुझे नोट इशू दिए थे, दैट वाज हेल्पफुल कि एग्जांपल्स मैंने वो यूज करे पेपर 2 में। हाँ जी सर, पेपर 2 में जो लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स थे, हाँ, तो एग्जांपल्स हो गए, कुछ करंट अफेयर्स जैसे मिले थे वो भी मैंने यूज करे, ठीक है। कोट्स हो गए, कोट्स के अकोमुलेटेड आपने जो शेयर करा था, तो आई यूज्ड टू सिलेक्ट उसमें से भी, मैं जो आपने मुझे भेजा था उसमें से भी मुझे जो अच्छी लगती थी एग्जांपल, आई यूज्ड टू राइट इन माय नोट्स, राइट, ठीक है। तो जो मैं नोट्स बनाता था उसको मैं हर सोर्स से जहां से भी मुझे मिले कॉम्प्रिहेंसिव बनाते थे। हाँ, मैं अपने नोट्स में ही लिखता था उसको, बिकॉज लास्ट में आई डोंट रेफर एनी काइंड ऑफ कोचिंग मटेरियल और कुछ भी, बट आई यूज्ड टू रेफर माय नोट्स, योर ओन नोट्स, राइट। नाउ कमिंग टू पेपर 2, सो यहाँ पर सेक्शन ए ओटीओबी होता है, सेक्शन बी एचआरएमआईआर होता है। ओटीओबी थोड़ा टेक्निकल थ्योरी ओरिएंटेड होता है और एचआरएमआईआर कंपैरेटिवली लेस टेक्निकल होता है। तो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर दिस? सर मेरा अप्रोच हमेशा रहता था कि आई यूज्ड टू अटेम्प्ट मोर ऑफ एचआरएमआईआर, बिकॉज बहुत लोग इस पैटर्न को अडॉप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी आकृति सिंगला से बात हुई है, शी गॉट 138 मार्क्स, सो शी आल्सो फॉलोड द सेम अप्रोच। एकांश दुल से बात हुई है, ही आल्सो फॉलोड द सेम अप्रोच, और आप भी ये बता रहे हैं। तो ये क्या इसके पीछे का थॉट प्रोसेस बताइए थोड़ा। सो इसका रीजन था कि ओटीओबी में देयर आर थ्योरीज और देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरीज, तो वो रिमेंबर करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है। एंड जो थ्योरीज जो होती थी और लास्ट में एग्जैक्टली रिमेंबर करना, आई यूज्ड टू मेस अप विद दैट।
तो आई फॉलोड अप्रोच कि आई हैव टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन फॉर टीओबी आल्सो, डेफिनेटली आई हैव टू, एंड बट आई यूज्ड टू अटेम्प्ट कि एचआरएमएस आईआर के 2 क्वेश्चन जो होंगे आई शुड अटेम्प्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज आई वाज मोर कंफर्टेबल, एंड आल्सो द क्वेश्चन व्हिच वी सी इन द एचआरएमएस आईआर दे आर ऑलमोस्ट रिपीटिंग, राइट, they are जैसे repeating. स्पेशली आईआर में बहुत रिपीटेशन है. In HRMS IR, I think both in the questions are very repetitive, and you can very well predict what questions will be asked or what are being asked. Right. And if you prepare for that, जैसे कि ट्रेड यूनियन का इस क्वेश्चन बार क्वेश्चन आया था, डिफाइन ट्रेड यूनियन एंड चैलेंजेस फेस बाय ट्रेड यूनियन के क्वेश्चन, जो चैलेंजेस हो गए, फीचर्स हो गए, ये तो we all prepare for that, and that is very easy. Right. We can write general answer also for that. So I used to prepare technical words for that. I used to prepare that questions very well. ठीक है. For IoT OB, I used to prepare theories. I never left them. Obviously, हाँ. ठीक है. But my more focus was in that only. So आपका अप्रोच जो एक रहा है कि यूनिवर्सल कवरेज, yes sir, बट प्रायोरिटाइज्ड फोकस. yes sir. मतलब छोड़ना भी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको बराबर फोकस करना है. मेरा हमेशा ये फोकस है कि कोई क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए, कभी भी, चाहे एवरेज लिख के आओ, लेकिन करना जरूर, चाहे कोई भी, चाहे जहां मर्जी से आ जाए, बट आई हैव टू राइट अ क्वेश्चन, आई कांट लीव दैट 2-3 मार्क्स आल्सो. राइट. पेपर 2 आंसर राइटिंग अप्रोच. पेपर 2 में क्योंकि थ्योरी है और जीएस में भी थ्योरी होती है, तो कई बार कई कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो जीएस टाइप का आंसर लिखने लगते हैं. तो हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ दिस? क्या आपके साथ भी ये गलती हुई थी स्टार्टिंग में कुछ? सर स्टार्टिंग में मैं भी ये गलती कर रहा था कि मैं आई वाज राइटिंग जीएस टाइप आंसर्स इन दी पेपर 2, बिकॉज वो ये होता है ना, थ्योरी है, दोनों में थ्योरी है. बट देन आई चेंज माई अप्रोच कि मैंने थोड़े टेक्निकल वर्ड यूज करने शुरू करे उसमें भी. ठीक है. मोर थ्योरीज, जैसे आपने बताया था कि थ्योरीज थोड़ी सी इंक्लूड करी मैंने उसमें, क्योंकि GS टाइप आंसर से आई थिंक बिकॉज इन द ऑप्शनल इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिक्वायर स्पेशलाइजेशन, डेप्थ चाहिए, थोड़ी डेप्थ और स्पेशलाइजेशन चाहिए उसके लिए. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिखानी पड़ेगी, जो चीज पूछी गई है उस चीज को एक होलिस्टिकली और एकेडमिकली साउंड तरीके से लिखना, rather than writing more point, you have to like. Yes sir. तो मैं हमेशा से वही अप्रोच, मैंने शुरू में ये गलती करी थी, बट आई चेंज दैट अप्रोच कि मैंने थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक लिखना शुरू करा बाद में, थोड़े टेक्निकल वर्ड इंक्लूड करे, बिकॉज इफ वी सी ना पेपर 2 में भी जो है एचआरएमएस आईआर के क्वेश्चन है, वी कैन राइट जनरल आंसर आल्सो वेरी वेल. वी कैन राइट जनरल आंसर, ट्रेड यूनियन की इशू आ गए, हाउ विल यू मोटिवेट अ पर्सन. ठीक है. बट हाँ, if you want to get a marks, I think the good marks, I think we should write more technical words. We have some copies, let's quickly see some copies. Let's try. Paper 2 का है ये, आपने full length test लिखा था. Paper 2 में like question, yes. So ये सर जैसे मैं earlier I used to write की definition, very generic definitions. ठीक है. उसके बाद मैंने थोड़ी थिंकर्स की डेफिनेशंस हो गई, तो वो इंक्लूड करी थी, ये मैंने याद करी थी कुछ जो मुझे याद हो पाई. ये दिस वाज द माय लाइक आई यूज्ड टू राइट इन द बिगनिंग. ठीक है. तो ये मेरे जो आंसर्स हैं, ये बहुत मैं जेनरिक लिख रहा था. ठीक है. तो जैसे आपने मुझे बताया था कि ये बहुत जेनरिक आंसर्स हैं सारे. ठीक है. देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग कि मैं आई शुड इंक्लूड मोर टेक्निकल वर्ड्स और मोर थिंकर्स की डेफिनेशंस. फिर मैंने टू द पॉइंट, फिर मैंने वो याद करनी शुरू करी थी बाद में. ये शायद आपका बात का टेस्ट है. ये बात क्या है, इसमें मैंने थिंकर्स की डेफिनेशन हो गई, जहां जहां मुझे हो सकता है कि मैं डायग्राम ऐड करूं, तो ये मैंने फिर इंक्लूड करा था. ठीक है. और जहां मैंने ये देखो, ये जेनरिक लिखा था थोड़ा सा, यहाँ पे एग्जांपल डाली, तो देयर आई गॉट, ये मेरी कमेंट है, आपने जो कमेंट दिए, तो फिर मैंने इसको फॉलो करा था कि जहां जहां मैं इंप्रूव कर सकता हूं तो मैंने करे फिर. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. हाँ जी सर. यहाँ पर आपने डायग्राम भी ऐड किया है. हाँ जी सर. और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने फुल लेंथ टेस्ट ज़्यादा लिखे थे. हाँ जी. बहुत टेस्ट लिखे थे आपने फुल लेंथ टेस्ट. यू ऑलवेज यूज्ड टू सेंड कि सर फुल लेंथ टेस्ट लिख दिया है, नाउ प्लीज चेक इट. यस सर. तो मेरा होता था कि यार अभी कोई नहीं लिख रहा फुल लेंथ टेस्ट एंड जयंत इज राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट ओनली. तो अभी इसको भी डिस्कस करेंगे. यस. स्केलर प्रोसेसेस रेफर टू चेन ऑफ कमांड इन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपने इसके प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डबल अंडरलाइनिंग भी की हुई है इसमें. हाँ सर. वो मैंने लास्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया था कि आई शुड इंक्लूड बॉक्सेस और डबल अंडरलाइनिंग टू हाईलाइट थिंग्स दिस बॉक्स इन द हेडिंग. तो ये मैं कर रहा था. उसके बाद आपने कंपैरिजन के लिए ये टाइम सेविंग किया है आपने, एडवांटेज डिसएडवांटेज. तो ये मैं ऐसे ही करता था कि जहां पे मुझे टाइम बच सकता है, तो आई यूज्ड टू डू दिस लाइक. राइट. डायग्राम्स भी आप बना रहे हैं और कंडेंस करके आप आंसर लिख रहे हो. लास्ट में कंक्लूजन भी आपका आ रहा है. हाँ, थिंकर्स का यूज
आपने किया होगा बाद में। हाँ, थिंकर्स का मैंने करा था, बट जहाँ जहाँ मुझे सर नाम याद रहे वहीं पे कर पाया। राइट। क्योंकि फिर मुझे कई बार होता था कि लॉट्स ऑफ नेम्स एंड थिंकर्स नेम ना, हाँ। फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था। Right. मैंने कोट्स भी लिखे जहाँ मुझे नाम याद आता था, आई यूज्ड टू राइट नेम, बट अदरवाइज आई यूज्ड टू स्किप दैट। पेपर 1 का भी देखते हैं थोड़ा सा आपका। हाँ जी। पेपर 1 में दिस इज द फर्स्ट थ्योरी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बिहेवियरल साइंस इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग। तो आपने यहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, देन यू आर राइटिंग के फाइन। नाउ कुछ सेकंड क्वेश्चन आपका है अबाउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हाँ जी। ये AS2 वाला क्वेश्चन हाँ है, जी। 2025 अटेम्प्ट में आया भी था ये वाला। एज इट इज रिपीट हो गया, जो हम कह रहे हैं ना कि कई बार क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे हाँ हैं। जी, वही। तो AS2 का एज इट इज क्योंकि रिपीट हुआ था। आई थिंक द पीपी जो प्रॉपर्टी वाला एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रॉपर्टी एक प्लांट ये इक्विपमेंट वाला, हाँ। इन्वेंट्री वाला, आई थिंक दे आर कंटिन्यूअसली यस, रिपीटिंग। डेप्रिसिएशन हाँ, इन्वेंट्री। डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री, ये हाँ। 3-4 जो हैं जो हमेशा रिपीट हो रहे हैं। हाँ। तो एक गवर्नमेंट ग्रांट आई थिंक, तो हाँ। मैं वो 4-5 तो मैंने अच्छे से पढ़े थे, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नंबर याद रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता था। तो आई यूज्ड टू 3-4 जो थे मैंने आई यूज्ड टू रीड द AS2 का आंसर आपका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव दिख रहा है मुझे इंट्रोडक्शन में। देन प्रोविजंस ऑफ AS2, इनिशियल रिकॉग्निशन। हाँ, ये क्योंकि मैंने पढ़े हुए थे वैसे। हाँ, डायग्रामेटिक बनाया हुआ है, बट कैलकुलेशन ये भी ऑफ मेरा थोड़ा कॉस्ट ऑफ सा प्रोडक्शन। बिगनिंग वाला था, लाइक आई यूज्ड टू इंक्रीज। फिर मैंने बाद में ये भी सोच आपने लेता न्यूमेरिकल था। का भी हाँ, एग्जांपल इसमें तो दिया बाद है। में मैं सोच लेता था कि मुझे क्या कुछ दिखाना है। हम्म। आई मेड इट मोर कंडेंस कि मुझे ये कुछ दिखाना है और इसको इम्प्रूव करना है, इसको वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर और कंक्लूजन। कंक्लूजन। देन बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड, ये तो ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया, कॉस्टिंग वाला हो गया। तो देन वी हैव इनकम टैक्स, कैरी फॉरवर्ड एंड ऑल। आपने अंडरलाइनिंग एंड बेसिकली एक्सप्लेनेशन एडिक्वेट की है, लेकिन आपने पूरा कंपेयर यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं उसको अच्छे से यूज़ किया है। हाँ जी, परफेक्ट। ये तो हमने देख लिया है, ये देख लीजिए। ये भी देख लिया है, हाँ ये भी देख लिया है वैसे। ठीक है, फाइन। हाँ, यू वांट टू से समथिंग अबाउट आंसर राइटिंग। क्या इनिशियली, जैसे इनिशियली क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, कैसे क्या आपने उसको इम्प्रूव करने के लिए किया एक्चुअली? सर, इनिशियल मेरा आंसर राइटिंग का अप्रोच हमेशा रहा है कि आई विल राइट ओनली द फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, शुरू से ही शुरू कर रहा था मैंने, जिस दिन से प्रीलिम का रिजल्ट आया टिल द वेरी लास्ट डे आई यूज्ड टू राइट द फुल लेंथ टेस्ट। आई रिटन लॉट्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो मेरा हमेशा ये था कि आई हैव टू राइट 1 टेस्ट डेली, 1 or 2 टेस्ट डेली विद इन टाइमलाइन, विद इन 3 hours। 3 आवर्स। यानी कि कभी ऑप्शनल का, कभी जीएस का। हाँ, कभी रेशियो क्या optional का। रखते थे उसमें आप? सर, मेरा ये रहता था आज GS 1 से शुरू करूंगा, 1 2 3 4। अगर 2 लिख दिए तो GS 1 2 होगा, अगर अगले दिन लिख रहा हूँ 3 4 होगा, उसके बाद ऑप्शन 1 2 होगा, पहले दिन ऐसे होगा। सेम सीक्वेंस 5 यानी 7 पेपर सेम रोटेशन में। पूरे हफ्ता मेरा चलेगा वो, पूरा हफ्ता अगला तो चलेगा। डेली 3 घंटे 4 घंटे आप किसी में जाते हाँ, हैं? दिल्ली मेरा ये चलता था। कभी मैंने पहले सुबह 5 बजे एक बार लिखना शुरू तो करा था। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में डेली यू यूज्ड टू राइट 1 फुल लेंथ टेस्ट, 1 or 2, इवन 2 आल्सो। कभी-कभी 2 भी लिखते थे हाँ आप सर। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। हाँ जी। तो आपने 60 प्लस टेस्ट लिखे होंगे कम से कम। 60-70 टेस्ट मैंने लिखे हैं सर, ऐसे भी बहुत लिखे। मतलब मेरा था कि मैं आई विल राइट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इस बार, क्योंकि इट वाज माय फाइनल अटेम्प्ट, सो आई विल राइट एंड दैट पेड ऑफ। हाँ, हाँ, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट का सर मेरा हमेशा रहता है कि आई विल राइट द फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, उसका फायदा ये रहा है कि जब आपका शुरू का इनर्शिया होता है ना कि हमेशा आई हैव टू स्टार्ट राइट फॉर 3 आवर्स, वो इनर्शिया बिल्कुल जीरो हो गया था लास्ट में कि आई हैव टू राइट 3 आवर्स। ठीक है, आराम से हो जाएगा। इवन इन द मेन, जब मैं मेंस के पेपर लिखने लगा हूँ, तब भी मुझे इनर्शिया नहीं रहा कि यार पेपर शुरू होने वाला है, अभी एक से फिर से 3 घंटे डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। दैट इज अ बिग इनर्शिया और फियर वी हैव इन माइंड। क्योंकि उसके बाद मुझे ये था कि यार मैं 20 क्वेश्चन आराम से लिख पाऊंगा 30 घंटे में। इवन लास्ट तक आते ये हो गया था कि आई कैन राइट 22 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, क्योंकि मेरा आई हैव कंप्लीटेड बोथ माय जो ऑप्शनल क्या है, मोर देन हाफ एन आवर मेरा बच गया था दोनों पेपर में। आपने बताया था कि 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स ऑलमोस्ट सेव हो गए, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स, एक तो फर्स्ट पेपर में तो न्यूमेरिकल्स पे अप्रोच करी, तो उसके कारण मेरे जल्दी हो गए। आपने स्टार्टिंग न्यूमेरिकल से किया? स्टार्टिंग ही हालांकि कुछ लोगों के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है अगर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, कहीं गलत हो गया तो वो मेरा रहता है हमेशा कि न्यूमेरिकल से आई विल स्टार्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने करे तो न्यूमेरिकल से टाइम सेव हुआ। सेकंड पेपर में मेरा हमेशा अप्रोच था कि बिकॉज मुझे याद हो गए थे आंसर बिल्कुल कि व्हाट आई हैव टू राइट, कि शुरू से लेके लास्ट तक, तो आई कुड राइट फास्ट। और वो उसमें मसल मेमोरी बन गई थी आपकी ना। वो 19 ही क्वेश्चन होता है मुझे जो दिमाग में आ रहा है आप उसको लिखते जा रहे हो। इवन जीएस में जब मैं 21-22 क्वेश्चन आई कैन राइट इन 3 आवर्स, तो उसमें तो 19 ही क्वेश्चन लिखने होते हैं अपने में तो, और वो होते भी टेक्निकल, वो उसमें आप
वो हेडिंग डालो, वी कैन राइट इजीली, तो वो उसके कारण मेरा टाइम बहुत सेव हो रहा था उसमें। तो ठीक है, और यही है रिटन प्रैक्टिस का, जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना ही आपका मतलब आई थिंक द मसल मेमोरी विल बिल्ड अप एंड उतना ही आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे। तो स्टार्टिंग में आपका टाइम एक्सीड हुआ था? सर शुरू में मेरा होता था कि मैं 2-3 क्वेश्चन छूट रहे हैं शुरू में जब प्रीलिम्स के, क्योंकि मेरा ऐसा रहता था क्योंकि पूरा साल जब मैं प्रीलिम मेरा क्लियर नहीं हुआ 24 में 25 तक प्रीलिम तक मैं इतना क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, क्योंकि आई यूज्ड टू डू गो टू जॉब, उसके बाद टाइम नहीं बचता था, तो आई यूज्ड टू रीड ओनली, तो रिटन प्रैक्टिस नहीं होती उस टाइम पे। तो जब प्रीलिम्स के बाद लिखना शुरू करता हूँ तो थोड़े से एक हफ्ता थोड़ा वो रहता है कि मैं 20 नहीं लिख पा रहा हूँ, 17-18 ही लिखने आ रहे हैं। मुझे अभी भी याद है 22 के मेंस में जब मैंने लिखा था तो आई कुड राइट ओनली 13 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 घंटे में। एक्चुअल एग्जाम में? नहीं एक्चुअली नहीं, जब मॉक में मैंने टेस्ट लिखना शुरू करा था, आई कुड राइट 13 क्वेश्चन, बट उसमें भी मैंने इतने लिखे थे लास्ट में जाके कि मैं 20 आई कैन राइट इजीली। तो फिर वो बिल्डअप होता रहा। एक सबसे बड़ा दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है कि सर पहले पढ़ें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं या लिखें, क्योंकि सर मेरा रिवीजन तो हुआ नहीं है और हम फुल लेंथ टेस्ट लिखने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आधी अधूरी नॉलेज से कैसे लिखेंगे? तो आप इस थॉट प्रोसेस को कैसे हैंडल करते थे? सर मैंने पहले मतलब वो बताया आपको, तो आप नोट्स बनाए हुए थे, वो मैंने फटाफट से आप नोट्स को रिवाइज कर लेता, तो आई शुड राइट बिकॉज उसके बाद, और मेरा जीएस का, क्योंकि मैं पहले जीएस से स्टार्ट करता था, जीएस का मुझे क्या लगता है कि मैं पूरा साल जो प्रीलिम के लिए भी पढ़ा है वही मेंस में। यस, जीएस में तो डेफिनेटली हाँ, तो वो है सारा कुछ सेम, तो इसलिए मुझे कोई अच्छा वो लगा ही नहीं कि मुझे ज्यादा कुछ पहले पढ़ूं फिर लिखूं। तो जयंत, आप फीडबैक को कैसे इनकॉर्पोरेट करते थे? सर फीडबैक जैसे कोई भी मुझे मैं पहले तो मॉडल से पढ़ता था, और जो भी मुझे फीडबैक मिलता था, जैसे टेक्निकल वर्ड्स ऐड करने के लिए, कोई चार्ट ऐड करने के लिए, आई यूज्ड टू रीड दैट एंड ट्राई कि मैं नेक्स्ट जो आंसर लिखूं उसमें जितना इनकॉर्पोरेट कर सकूं उतना करता था, बट मैं कोई प्रेशर नहीं अपने आप पे डालता था, बिकॉज आई नो कि जो मैं लिख सकता हूँ वही लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, बट मैं जहाँ मुझे लगता था कि मैं ऐड कर सकता हूँ तो जितना डुएबल है, हाँ डुएबल होता था, मैं इंक्लूड करता था नेक्स्ट आंसर में। राइट। पेपर 2 में वैल्यू एडिशन, हाँ जी, वैल्यू एडिशन आपने किस तरह से किया? जैसे आपने एक तो बताया न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे, वहाँ से आपने किया, और इसके अलावा जैसे मुझे आपने भी कोड्स दिए थे, करंट अफेयर दिए थे, थिंकर्स की डेफिनेशन दी थी, तो वो मैं इंक्लूड करने की कोशिश करता था पेपर 3 में, ठीक है। उसका भी मैंने जो अपना मुझे जो मैं सारी पढ़ नहीं पाता था, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी आई यूज्ड टू राइट इन माय ओन नोट्स, तो फिर वो मैंने अलग अलग पेज बना लिए थे, ये कुछ कोड्स का पेज है, ये करंट अफेयर का पेज है, थिंकर की डेफिनेशंस का पेज है, जो मुझे इजीली जो मुझे सेलेक्ट करके अच्छा लगता था तो वो मैं लिख लेता था, तो उसको फिर मैं रिवाइज करता था, तो देन आई इंक्लूड दैट इन द माय पेपर्स, राइट। और एग्जाम से पहले भी आप उसको हाँ, फिर उसको मैं रिवाइज, क्योंकि वो मेन मेरे जो रजिस्टर बना हुआ है ना उसी में इनकॉर्पोरेट कर देते, राइट। कॉमर्स को आप जीएस में यूज कर पाए थे क्या? काफी लोग करते हैं, काफी लोग नहीं करते। सब मेरा मतलब मुझे ज्यादा यूज हो नहीं पाया इसका कॉमर्स का, तो जीएस में। परफेक्ट। ऑप्शनल से टाइम सेव करके आपने जीएस में यूज किया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में? सर ये क्योंकि मेरा सीए बैकग्राउंड था, मेरा कॉमर्स मतलब मुझे थोड़ा सा फास्ट हो गया था इसके कारण, तो मुझे इतनी टेंशन भी नहीं थी मेरे ऑप्शनल की, क्योंकि शुरू में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ऑप्शनल में हमारे फायदा ये है कि एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यू गेट डिसेंट स्कोर। तो फिर मेरा जीएस में मैं फोकस कर पाया था उसके, तो आपको जीएस में टाइम ज्यादा मिल पाया, इनफैक्ट आपका जीएस में काफी अच्छा स्कोर है डेफिनेटली, तभी इतनी अच्छी रैंक बन पाई है। लास्ट 5 डेज का रिवीजन स्ट्रेटजी, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आप बताना चाहेंगे? तो उसमें मेरा वही था कि मैं अपने नोट्स पढ़ता था लास्ट 5 दिन में बस, और एक आधा पेपर लिखता था टू कीप माय हैंड मूविंग। लिखा था आपने इस बार? हाँ जी, एक लिखा था मैंने, ताकि मेरा हाथ चलता रहे बस। राइट। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपने बता ही दिया काफी कुछ, नोट्स मेकिंग आपने बता ही दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज तो मैंने करा है, मतलब जेमिनी, चैट जीपीटी, जो मुझे क्वेश्चंस लगते थे, इवन फॉर द एस्से के लिए ज्यादा यूज करा है, और जीएस के लिए जो क्वेश्चन मुझे लगते थे आई यूज्ड टू पुट दैट इन द ऑप्शनल के लिए सर मैंने उसको यूज करा है कुछ एग्जांपल्स निकालने के लिए, अच्छी एग्जांपल्स मुझे जो चाहिए होती थी, और या फिर कुछ मुझे कोट्स कोई चाहिए होती, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी, बट बाकी उसमें नहीं यूज करा। और जैसे एक प्रॉब्लम आती है कि ऑथेंटिसिटी का चेक करना एआई में, तो हाउ डिड यू? तो मैं मतलब कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लेता था, बहुत जनरल, और जो मुझे पता होती थी तो वही मैं, और बाकी में अगर मुझे थोड़ा डाउट होता तो आई यूज्ड टू चेक इट। अपनी नॉलेज से कोलैबोरेट करना, मतलब उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, हमें उसको एज ए सपोर्टिव टूल यूज करना है। ऑप्शनल में बिगेस्ट चैलेंज जो आपको लगता है आपको आया होगा? सर ऑप्शनल में ऑल्दो कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया, बट हाँ थ्योरीज याद करना, थिंकर्स के नाम याद पेपर 2 में। हाँ, पेपर 2 में इट वाज अ चैलेंज। हाँ, तो फाइन, तो स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ा फॉलो करें, या जो लोग क्लास अटेंड करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम कम हो जाती है। पीयर ग्रुप,
सो मेरा ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही रही है, और क्योंकि टाइम कम था आप तो वर्किंग भी थे? हाँ जी, तो पेयर ग्रुप के साथ कर नहीं पाया। कॉमर्स स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रिपरेशन 2023 से डेफिनेटली उस समय हमने प्रिपरेशन की थी, बाद में आपने कॉमर्स स्पेसिफिक क्या किया? वैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते भी थे? कॉमर्स स्पेसिफिक तो मैंने ऐसे तो कुछ नहीं करा, बट हाँ इंटरव्यू के टाइम पे क्या करता था, जो मुझे लगता था कि जो रिलेटेड क्वेश्चन जो चल रहा है अभी उसके रिलेटेड, क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड दे कैन आस्क मी द क्वेश्चन दैट, जैसे कोई इन्फ्लेशन का हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी, बिकॉज कॉमर्स को इकोनॉमिक्स से ज्यादा रिलेट किया जाता है, तो फिर मैं वो स्पेसिफिकली ज्यादा पढ़ता है। उसके लिए मैंने इकोनॉमिक टाइम का न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ता था मैं इंटरव्यू के टाइम पे। राइट। और आपने इंटरव्यू में काफी इंप्रूवमेंट किया है। यस सर। 165 आपका 2022 में कितना स्कोर था? 187 था सर। 187 अच्छा स्कोर था, फिर 165 हुआ, अब 200 मार्क्स। 200 इज अ गुड स्कोर। Yes, sir. तो हाउ डिड यू नेविगेट ऑल? सो उसके लिए आई थिंक जैसे आपने मुझे फीडबैक दिया था लास्ट टाइम, मैंने मॉक दिया था कि आई एम मोर गिविंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप आंसर्स, ठीक है, बहुत टेक्निकल में जो थोड़े इमोशनल, तो उसके लिए आई हैड वर्कड ऑन दैट कि मैं क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं थोड़ा बिहेवियरल एंगल से, और जीएस वाले जो हमारे आइडियाज हैं उसको भी इंटीग्रेट करके सोशल पर्सपेक्टिव से आंसर देना। हाँ जी सर, तो थोड़ा सा और वाइडन करा था मैंने आंसर्स को अपने। 2025 में आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, उस समय पे आई वाज वेरी हैप्पी कि आपने बहुत वर्क किया, लेकिन वो वर्क बहुत कम लोग कर पाते हैं। यस यू हैव डन दैट। यूपीएससी विद फुल टाइम जॉब, हम बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो यस सर। रोल ऑफ डायडीम आईएएस ऑप्शनल प्रोग्राम, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर डायडीम आईएएस मुझे एक तो टेस्ट सीरीज इट वाज क्वाइट हेल्पफुल, जो मैंने फुल लेंथ टेस्ट काफी लिखे थे, ठीक है, वो वैल्यू एडिशन में जैसे मैंने बताया, कोर्स और करंट अफेयर्स वाज और करंट जो मुझे मिले थे वो इट वाज वेरी यूजफुल, और मैंने उनको इनकॉर्पोरेट करा था। बाकी मेंटरशिप तो आपसे हमेशा इंटरेक्शन चलती रही, ठीक है, और इंटरव्यू का तो मॉक टेस्ट मैंने दिया था आपके साथ, जो इट वाज वेरी हेल्पफुल। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर सकते हैं, आपको लगता है कुछ? सर मुझे लगता है कि कॉमन मिस्टेक्स, एक तो कुछ ना कुछ सिलेबस में छोड़ना, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक है कि इंस्टेड ऑफ कवरिंग एवरीथिंग वी लीव समथिंग। आप मतलब पूरे सिलेबस कवर करो, चाहे उसको बेसिकली कवर करके जाओ, तो मतलब कोई आंसर छूटना नहीं चाहिए, मुझे तो यही लगता है। राइट। कोचिंग और गाइडेंस का क्या रोल है ओवरऑल प्रिपरेशन में? वैसे मैंने ज़्यादा सेल्फ स्टडी करी है, बट कोचिंग में मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको जो सिलेबस है वो आपको वेल स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, कई बार आपको और गाइडेंस, कॉन्टिन्यूस गाइडेंस मिल जाती है आपको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, और ऑन विच सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी मोर, विच टॉपिक यू हैव टू स्टडी मोर, वो गाइडेंस थोड़ी मिल जाती है, बिकॉज वो मुझे खुद करनी पड़ी थी सारी मेहनत जो भी मैंने करी है, तो वो मुझे लगता है। Commerce and Accountancy Optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on Commerce Optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the Commerce Optional. Our courses on the Commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions.